हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम जैसे कि बात कर रहे थे मैनेजमेंट एंट्रेंसेस के अंदर एक सेक्शन आता है जिसका नाम है बिजनेस एप्टीट्यूड टेस्ट, बैट। उसका डिस्कशन चल रहा था, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हमने बात करी थी लास्ट क्लास में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसके अंदर हम प्राइवेट एंटरप्राइजेस को पूरा खत्म कर चुके थे और आज हम करने वाले हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस एंड जॉइंट एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो टाइम को खराब ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्राइवेट, जिसकी ओनरशिप प्राइवेट लोगों के हाथ में थी, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट। ठीक है, तो क्या कहता है कि पब्लिक एंटरप्राइजेस ओन, कंट्रोल एंड मैनेज बाय सेंट्रल, स्टेट या फिर बोथ गवर्नमेंट। क्या वो सेंट्रल मतलब मोदी सरकार, स्टेट दिल्ली में है तो केजरीवाल सरकार, यूपी में है तो योगी सरकार, या फिर उन दोनों के द्वारा, उसको क्या बोला जाएगा? पब्लिक एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने तीन पार्ट्स रखे थे। कौन कौन सा? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वो होता है जो मिनिस्ट्री के कंट्रोल में चलता है, मिनिस्ट्री उसको चलाती है। तो क्या कह रहे हैं? इट इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, आइदर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। पहली बात, अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री, डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री। याद रखना, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग किसके हाथ में है? मिनिस्ट्री में। तो कह रहा फंड्स कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी, गवर्नमेंट खजाने से, गवर्नमेंट का खजाने से पैसा लगता है इसके अंदर सारा। और जो इसमें एम्प्लॉइज होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एम्प्लॉइज आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ठीक है, और एक और बात मैंने बात बताई थी ना, सेपरेट लीगल एंटिटी वाली बात। ठीक है ना, तो बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग, तो वो कहां पर है और कहां पर नहीं। तो यहां पर क्या? नो सेपरेट लीगल एंटिटी, इसमें दोनों ही एक है भाई, मिनिस्ट्री ही सब कुछ है यहां पर। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल से इनको याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो इंडियन रेलवे इज अ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पोस्ट एंड टेलीग्राफ इज अ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, डीएमएस, दूध सुना होगा आप लोग, कई सारे लोग पीते भी होंगे, दिल्ली मिल्क स्कीम, या फिर ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, या फिर डिफेंस, या फिर डिफेंस में स्कूल आने वाले जितने भी होते हैं सारे ही किसके पार्ट हैं? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के। मतलब जो अभी क्या नहीं हुआ है, प्राइवेटाइज नहीं हुआ, वो किसका पार्ट है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, विच कम्स अंडर पब्लिक एंटरप्राइजेस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आई होप सबको समझ में आया होगा। मूव करते हैं किसकी तरफ? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। दूसरा, पहला कौन सा? डिपार्टमेंटल, दूसरा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। होता क्या है? इसके अंदर वो सारे आते हैं डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट की वो सारी चीजें जिनको एक स्पेशल एक्ट के द्वारा पास किया जाता है। तो कह रहा है दे आर क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, जिसके अंदर विच कंटेन देयर पावर्स एंड फंक्शन, रूल्स एंड रेगुलेशन। तो उस पार्लियामेंट के द्वारा जो स्पेशल एक्ट पास किया जा रहा है उसके अंदर सारी बातें लिखी होती हैं। और क्या करा? इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब गवर्नमेंट अलग और एक्ट की बातें अलग। तो कई सारे आपने एक्ट पढ़े हैं, पार्टनरशिप एक्ट, द कंपनीज, लास्ट पढ़ा था ना कंपनी प्राइवेट पब्लिक, उस पर कौन सा एक्ट लगता है? कंपनीज एक्ट 1956 एज अमेंडेड बाय 2013। लिख लेना नहीं लिखा तो। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं? फिर मैं एक रट्टा ही बताऊंगा। तो क्या कह रहा है? इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन एटसेट्रा। तो मतलब भाई जहां पर जैसे स्टेट, आरबीआई, एफसीआई, एलआईसी, एसटीसीआई, ये सारे जहां पर इंडिया लग गया ना पीछे, ऑफ इंडिया, तो समझ लेना किसका पार्ट है वो? स्पेशल एक्ट के द्वारा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का। ये बात क्लियर है? तो इसके एग्जांपल समझ में आ रहे हैं, इसके बारे में भी पता लग रहा है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी। किसकी बात करते हैं? गवर्नमेंट कंपनी। इसके ऊपर एक्ट लगता है, अभी पढ़ाया था ना, एक पब्लिक कंपनी और एक प्राइवेट कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी में पढ़ा ना, पब्लिक कंपनी और एक प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी मतलब गवर्नमेंट, प्राइवेट मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो उस पर कौन सा एक्ट लगता था? इस पे एक्ट अप्लाई होता है कंपनीज एक्ट 1956, अमेंडेड बाय 2013 के अंदर उसमें अमेंडमेंट आई थी, चेंजेस आए थे। तो क्या होती है गवर्नमेंट कंपनी? ध्यान से सुनना। कह रहा अ गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। एक कंपनी होती है उसको स्टार्ट कराया जाता है ना, बताया था प्राइवेट में भी और पब्लिक में भी, 1 लाख, 5 लाख।
तो जो पेड अप कैपिटल होगी जो भी कंपनी की टोटल, उसका कम से कम 51% किसके हाथ में होना चाहिए, इज हेल्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट या फिर बोथ। तो वो कौन सी कंपनी कहलाएगी, गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। ओके, अब एक और बात कह रहा, सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी का कोई भी सब्सिडरी, उसका पार्ट, उसके अंडर में आने वाली, वो भी क्या कहलाएगी, गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। इसकी एंटिटी कैसी है, इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो ये इसकी सेपरेट है, नो। इसकी है, यस। इसकी है, यस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो कह रहा है हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, सेल गेल भेल, याद रख सकते हैं इसको। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, एटसेट्रा। तो जहां पर पीछे क्या लग जाए, लिमिटेड, ओनली लिमिटेड, तो कौन सी कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो इससे पहचान लो कि गवर्नमेंट कंपनी होगी, यस। ठीक है, पब्लिक होती है ना गवर्नमेंट कंपनी, तो ये क्या होगी, तीनों ही पार्ट्स ऐसे ऐसे हमने आपको बताए हैं। तीनों समझ में आ गए। इनके एग्जांपल्स को थोड़ा ध्यान रखना। लीगल एंटिटी वाली बात, ये मिनिस्ट्री चलाती है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और इसमें 51% पेड अप कैपिटल इज इन द हैंड ऑफ द सेंट्रल स्टेट या फिर बोथ। इतनी बात क्लियर है। अब हम आगे मूव करते हैं अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम क्या है हमारा, जॉइंट एंटरप्राइजेस। तो ये रहे हमारे जॉइंट एंटरप्राइजेस, जिसको हमने एक चार्ट में पहले पार्ट के अंदर देख लिया था। तो क्या होता है जॉइंट, आपको पता ही है, जिसके अंदर दोनों ही क्या करते हैं, कंट्रोल, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, कौन, प्राइवेट और गवर्नमेंट, दोनों। ठीक है, तो जिसके अंदर हमने बात करी थी, सबसे पहला क्या था, मल्टीनेशनल कंपनीज। ठीक है ना, किसकी बात करी थी जॉइंट में, मल्टीनेशनल, मतलब एक देश हमारा और एक देश कोई और, मतलब कोई भी ऐसा बिजनेस जो दो या दो से अधिक देशों में हो, तो किस में आएगा, हमारा जॉइंट एंटरप्राइजेस के अंदर कंसीडर होता है। या फिर इसको ग्लोबल एंटरप्राइजेस भी बोल सकते हैं। तो क्या कह रहा है, अ ग्लोबल एंटरप्राइज इज अ वन विच ओन्स एंड मैनेज बिजनेस इन 2 और मोर कंट्रीज, जो 2 या 2 से अधिक कंट्रीज में आती हैं। ठीक है ना, चाहे उनके भाई फैक्ट्री हो, चाहे उनके ऑफिसेज हो, या उनके कोई ब्रांचेस हो, 2 या 2 से अधिक देशों में, वो क्या होते हैं, हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज, ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ठीक है, लेकिन क्या है, इट्स हेडक्वार्टर इन वन कंट्री इन विच इट इज इनकॉर्पोरेटेड। तो इसका हेडक्वार्टर उस कंट्री में होता है जहां पर इसका क्या हुआ होता है, रजिस्ट्रेशन हुआ होता है, मतलब इनकॉर्पोरेशन हुआ होता है। याद है ना, इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है, रजिस्ट्रेशन। जहां पर वो रजिस्टर्ड हुई होगी वहां पर उसका क्या होगा, हेडक्वार्टर होगा। बाकी उसके जो भी ब्रांचेस, फैक्ट्रीज या फिर ऑफिसेज है, वो अदर कंट्रीज में भी हो सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स क्या होते हैं एमएनसी के, माइक्रोसॉफ्ट एमएनसी है, एप्पल, कोका कोला, एलजी लाइफ गुड्स मतलब सैमसंग, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, Hyundai मोटर्स, एसेंटर, TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, IBM, डेलॉइट, एटसेट्रा। दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ MNCs। और भी हो सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता भी है। आगे मूव करते हैं ज्वाइंट वेंचर की तरफ। ज्वाइंट वेंचर क्या है, जब एक कंपनी एक दूसरी कंपनी से मिलकर एक नई कंपनी का नाम रखते हैं या फिर चलाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, जॉइंट वेंचर। ठीक है, तो कह रहा व्हेन 2 और मोर इंडिपेंडेंट फर्म्स टुगेदर एस्टैब्लिश अ न्यू एंटरप्राइज बाय पूलिंग देयर कैपिटल। पूलिंग मतलब क्या होता है, जोड़ना, उनकी कैपिटल को, टेक्नोलॉजी को और अपने एक्सपर्टाइज को, जो अपनी कैपिटल, टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टाइज को जोड़कर एक नई कंपनी को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। जैसे कुछ एग्जांपल है, मारुति सुजुकी, मारुति उद्योग इंडिया का है, ठीक है ना, सुजुकी मोटर्स जापान का है, ठीक है ना, तो मारुति सुजुकी। सोनी इरेक्शन, सोनी कंपनी भी आपने सुनी है और इरेक्शन भी सुना है, तो वो क्या हो गया, एक जॉइंट वेंचर हो गया। गूगल अर्थ नया है, गूगल अर्थ, तो गूगल और प्लस नासा दोनों ही मिलकर क्या कर रहे हैं, इस पर जॉइंट वेंचर गूगल अर्थ के ऊपर। ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स, BMW और टोयोटा दोनों ने मिलकर हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स। और एक और ड्राइवरलेस कार वेंचर हुआ है, किसके बीच में, उबर और वॉल्वो के बीच में। वॉल्वो की गाड़ियां भी होती है ना, उबर एक सर्विस है भाई प्रोवाइड कराने वाली, तो ये सारी किसमें आएंगे, हमारे जॉइंट वेंचर में। आगे बढ़ते हैं PPP। अरे हॉर्न नहीं बजा रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप आप मतलब बहुत अच्छे समझते हैं, पब्लिक प्राइवेट भी जानते हैं।
तो क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा क्यों होता है पीपीपी। तो कह रहा है पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, डिस्क्राइब अ गवर्नमेंट सर्विस और प्राइवेट बिजनेस वेंचर। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिल रहे हैं, कह रहा विच इज फंडेड एंड ऑपरेटेड थ्रू अ पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट एंड वन और मोर प्राइवेट सेक्टर। जरूरी नहीं कि एक प्राइवेट और गवर्नमेंट, ठीक है ना, एक से अधिक प्राइवेट भी हो सकते हैं और गवर्नमेंट, मतलब मिल रहे हैं दोनों, एक गवर्नमेंट सेक्टर एक प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है ना। उसको तो इसको किस किस नाम से बोला जाता है, ट्रिपल पी, पी क्यूब, पी थ्री पी, किसी भी नाम से बोला जा सकता है। तो पीपीपी होता क्यों है, देखो भाई पीपीपी का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट क्या बोल रही है, हम सर्विस दे सकते हैं, बाकी सब कुछ आप क्या मतलब पैसा लगाओगे। तो जैसे कि दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन है, इसमें क्या करा, फंड किसने लगाया सारा, भाई जापान ने लगाया था ना, जापानीज है, ठीक है ना। और लेकिन सर्विसेज कौन दे रहा है, हमारा इंडिया दे रहा है। तो इसमें फायदा क्या होगा इंडिया के अंदर, एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ठीक है ना, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा हमारे देश के अंदर, ठीक है। अब इससे होने वाला रेवेन्यू और जो प्रॉफिट है वो कौन लेगा, वो लेगा जिसने इसमें पैसा लगाया, दैट इज जापान। हमेशा के लिए नहीं, कुछ लिमिटेड पर्टिकुलर ईयर्स के लिए। समझ में आया पीपीपी क्या है। तो डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन, मुंबई मेट्रो, ये भी पीपीपी है, डीएनडी, दिल्ली नोएडा दिल्ली, ठीक है ना, हाईवे है ना हमारा, ठीक है, ये हो गया। अंडरग्राउंड एंड कार पार्किंग सिस्टम कोलकाता के अंदर, ये भी क्या हमारा पीपीपी है, तीनों ही क्या है हमारे पीपीपी हैं चारों, सॉरी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, किसकी बात करी हमने, ज्वाइंट एंटरप्राइजेस के अंदर, ठीक है। तो जो मैंने एक पूरा क्लासिफिकेशन से रखा था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें प्राइवेट, पब्लिक एंड जॉइंट के बारे में बताया था क्या क्या होता है, उन सबको ही मैंने और अच्छे से बता दिया विद एग्जांपल्स, क्योंकि एग्जांपल्स ज्यादा याद रखने वाली चीज है और माइंड में सेट तो हो ही गया होगा क्या होता है पब्लिक एंड प्राइवेट। आई होप इतनी बात समझ में आ रही है। अब मैंने सबसे पहले इंडस्ट्री और कॉमर्स के अंदर, तो कॉमर्स में बताया था मैंने ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड, उसमें कुछ सर्विसेज थी, उन सर्विसेज के बेसिस पर, चाहे वो बैंक है, इंश्योरेंस है, उसके बेसिस पर कुछ बातें बताने वाला हूं। तो आइए चलते हैं। तो ये रही हमारे ट्रेड के अंदर यूज होने वाली सर्विसेज, जिसको हम बिजनेस सर्विसेज या फिर ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड भी बोलते हैं, ठीक है। तो सर्विस क्या है भाई, जिसको देखा जा सकता है, नहीं, जिसको देखा जा सकता है क्या, नहीं, जिसको स्टोर किया जा सकता है क्या, नहीं, ठीक है ना। तो वो क्या है, सबसे पहले तो इनसेपरेबल है, इनकंसिस्टेंट है, इंटेंजिबल है, और इसमें इन्वॉल्वमेंट होना क्या है, मस्ट है पार्टीज का। ये तो सर्विसेज होती हैं। तो कुछ सर्विसेज है, सबसे पहली सर्विस क्या है, बैंकिंग, इसका भाई बहुत जरूरी काम है एक बिजनेस के अंदर। इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग, इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, देन आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बैंकिंग के बारे में बात करते हैं। तो कह रहा है विदाउट बैंक कोई भी कंट्री, नो कंट्री कैन मेक कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस विदाउट अ वेल ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, नहीं हो सकता, बिल्कुल सत्य बात है। तो भाई क्या कह रहा है, टाइप्स ऑफ बैंक्स, तो कुछ प्रकार के बैंक होते हैं। तो सबसे पहला कमर्शियल बैंक, तो कमर्शियल बैंक जानते हैं, आपने सुने होंगे, जितने भी आपके आसपास जो बैंक्स हैं वो क्या है, कमर्शियल बैंक हैं, ठीक है, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इलाहाबाद बैंक है, ठीक है ना, आईसीआईसीआई है, आईडीबीआई है, एचडीएफसी है, ठीक है ना, ये सारे ही हमारे कैसे बैंक है, कमर्शियल बैंक हैं, जो किससे डील करते हैं, जनरल पब्लिक से। दूसरे कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेशन का मतलब मैंने आपको बताया था, कोऑपरेटिव का मतलब ये किसके लिए काम करते हैं, सर्विस के लिए टू द मेंबर। तो कई सारे लोग हैं जो इस प्रकार के बैंक्स को में इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, वो हर एक स्टेट में अलग अलग होती हैं। उसके बाद है स्पेशलाइज्ड बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक आपने सुना होगा, नबार्ड, वो किसके लिए, बेसिकली रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। एक और आपने सुना होगा एक्सिम, EXIM, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, या फिर एक आपने सुन रखा हो सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये सारे कैसे स्पेशलाइज, स्पेशल पर्पस के लिए एस्टेब्लिश हुए हैं। उसके बाद हमारा सबका बाप ऑफ बैंक, जिसका नाम क्या है, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इतनी बात क्लियर है। तो सेंट्रल बैंक है ना हमारे यहां पर, तो ये क्या हुआ, हमारा सेंट्रल बैंक। तो जो पूछने जाने वाली बातें वो है कमर्शियल बैंक के कुछ फंक्शन। तो ये क्या है, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। तो इसमें दो प्रकार के फंक्शन है, एक है हमारा प्राइमरी और एक है हमारा सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब पहला, सेकेंडरी मतलब उसके बाद का। तो प्राइमरी में क्या करता है पहला बैंक, तो या तो करता है पहले, सबसे पहले क्या, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, मतलब पैसे को जमा करना, है ना, अलग अलग रूप से, फिक्स डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट, इस प्रकार से। दूसरा क्या, लेंडिंग मनी, मतलब लोन देना, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी देना, ठीक है ना, ये सारी क्या, लेंडिंग मनी। दूसरा फिर सेकेंडरी, इसके बाद एजेंट के तौर पर एजेंसी फंक्शन, उसके बाद जर्नल यूटिलिटी फंक्शन आते हैं, ठीक है। इसके अंदर
उसके बाद बात आती है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विस या फिर ई बैंकिंग। आज की डेट में इसका बहुत जमाना, हम सभी लोग यूज करते हैं। तो कह रहे हैं यूजिंग कंप्यूटर्स या फिर फोन्स एंड इंटरनेट इन द फंक्शनिंग ऑफ द बैंक इज कॉल्ड ई बैंकिंग। ठीक है, अब ई बैंकिंग करने के कुछ फॉलोइंग मेथड्स हैं। सबसे पहला ईएफटी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। मोस्ट ऑफ द कंपनीज यूज करती हैं ईएफटी। सिंगल क्लिक पर क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है सारे एम्प्लॉइज की, वर्कर्स की सैलरी टू देयर अकाउंट। दूसरा है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कार्ड है ना हमारे पास, जाते हैं मशीन में डालते हैं, पैसा निकाल लेते हैं, इवन जमा भी कर देती है एटीएम। ठीक है। तीसरा डेबिट कार्ड, जिससे शॉपिंग करते हो तुम। चौथा है क्रेडिट कार्ड, पैसा नहीं है लेकिन बैंक ने आपको बोल रखा है इतने अमाउंट तक आप खर्च कर लो, अगले महीने तक दे देना। तीसरा है टेली बैंकिंग, फोन पर ही सब कुछ। तीसरा नेक्स्ट क्या था हमारा, टेली बैंकिंग। उसके बाद है सीबीएस, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन या फिर सेंट्रलाइज बैंकिंग सॉल्यूशन। अगर जिसके पास ये सीबीएस होता है तो वो बैंक का कस्टमर होता है, ब्रांच का नहीं। किसका कस्टमर होता है, बैंक का कस्टमर, ब्रांच का नहीं। हम जाते हैं ना किसी ब्रांच में, बट हमारा अकाउंट नहीं उस ब्रांच में, तो मना कर देता है कि भाई आपका यहां पर अकाउंट नहीं है, तो आप कहीं और जाइए। लेकिन अगर आप सीबीएस होल्डर हो तो वो इस बात से मना नहीं कर सकता, ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी चले जाओ सीबीएस। ठीक है। उसके बाद है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एनईएफटी। इसमें क्या होता है, बैचेस के अंदर, इसमें क्या होता है, बैचेस के अंदर क्या होती है, फंड ट्रांसफर होता है पूरे नेशन वाइज। ठीक है ना। टाइमिंग्स होती है, कितने टाइम तक जो लोग आगे उनका पहले ट्रांसफर, उसके बाद जो आएगा उसके बाद। ठीक है। उसके बाद रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसमें ऐसा नहीं होता बैचेस में, इसमें जो आता रहता है उसका काम होता रहता है, वो उसको क्या बोलते हैं, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो ये कुछ बातें हैं किसकी, बैंक्स की। इतनी बात क्लियर है। तो अब हम मूव करते हैं अगला, जो जिसका नाम क्या है हमारा, इंश्योरेंस। तो ये रही हमारी दूसरी सर्विस जिसका नाम क्या है, इंश्योरेंस। बैंकिंग हम पढ़ चुके हैं इसलिए मैंने इसको कट कर दिया। हम किसकी बात कर रहे हैं, इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस क्या है भाई, भाई जहां पर रिस्क होता है वहां पर क्या कराया जाता है, इंश्योरेंस करवाया जाता है। तो जो रिस्क होता है इंश्योरेंस करवाने से क्या खत्म हो जाता है, नहीं, सिर्फ क्या होता है, वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम इंश्योर्ड टू इंश्योरर। इंश्योरर कौन होता है, जो कंपनी कर रही है, इंश्योर्ड जो करवाता है, लेकिन उसके बदले क्या देता है, वो प्रीमियम भरता है, कंसिडरेशन देता है। ठीक है। तो क्या कहता है, इंश्योरेंस इज अ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ही तो है दोनों पार्टीज में, अंडर विच वन पार्टी मतलब इंश्योरर, कंपनी को क्या बोलते हैं, इंश्योरर, एग्री इन रिटर्न ऑफ अ प्रीमियम, कहता पैसा दो, टू पे एन एग्रीड सम ऑफ मनी, जो भी बोला गया है, टू अनदर पार्टी मतलब इंश्योर्ड, टू मेक गुड फॉर अ लॉस, डैमेज और इंजरी। तो इन चीजों के लिए क्या करवाया जाता है, एक इंश्योरेंस। तो हम बात कर रहे हैं बिजनेस की, तो अब बिजनेस के अंदर इस प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं। तो अब दो प्रकार के इंश्योरेंस हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में। एक होता है लाइफ का, लोग करवाते हैं ना लाइफ, इसमें भी अलग अलग होते हैं, होल लाइफ, ठीक है ना, एंडोमेंट पॉलिसी, इस प्रकार से। दूसरा हमारा जर्नल इंश्योरेंस, सामान्य तौर पर। अब सामान्य मतलब फायर, आग की स्थिति में, ठीक है ना, तो कंपनसेशन मिलेगा। मरीन मतलब पानी, ठीक है ना, गुड्स भेजते हैं एक जगह से दूसरे, तो भाई जिसका जहाज होता है वो अपने जहाज का करवाता है, जिसका माल होता है, ठीक है ना, जो माल रखा होता है ना जहाज के ऊपर, उसको बोलते हैं कार्गो या फिर फ्राइट, ठीक है ना, उस चीज का इंश्योरेंस करवा लिया जाता है। या फिर मिसलिनियस इंश्योरेंस भी होते हैं, जैसे कि मोटर कार का, एम्प्लॉय एक्सीडेंट का, क्रॉप का, कैटल का, इस प्रकार के इंश्योरेंस भी होते हैं। लेकिन जब इंश्योरेंस की बात होती है तो उसके कुछ प्रिंसिपल होते हैं जिनको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, यहां से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ध्यान से सुनिएगा क्या क्या कह रहा है ये। दीज आर द 7 प्रिंसिपल्स, दीज आर द 7 प्रिंसिपल्स जो आपको ध्यान में रखने। सबसे पहला कह रहा है अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ कहता है कि जब इंश्योरेंस करवा रही है पार्टी, ठीक है ना, और जो इंश्योरेंस कर रही है कंपनी और पार्टी, दोनों को हर एक बातें बतानी चाहिए एक दूसरे को, डिस्क्लोज ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है ना। तो अटमोस्ट गुड फेथ में होना चाहिए। दूसरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट, अगर मैंने अपनी भाई प्रॉपर्टी का या फिर किसी भी चीज का इंश्योरेंस करवाया है तो अब इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं उस पर नेग्लिजेंस दिखाऊंगा, मेरे को पूरी केयर करनी है। सपोज दैट मैंने अपनी बाइक का करवा रहा है, ये थोड़ी की चाबी लगी छोड़ दूं उसमें, मेरे को उसकी पूरी केयर करनी है, ठीक है ना, अपना इंश्योरेबल इंटरेस्ट दिखाना। दूसरा प्रिंसिपल ये है। तीसरा कह रहा है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का जो प्रिंसिपल है ये लाइफ के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ये लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर अप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो इंडेमनिटी होता है ये किसके ऊपर अप्लाई होता है कि जब भी एक्चुअल लॉस हुआ होता है उतना कंपनी पे करती है, किसको, इंश्योर्ड को। तो क्या आप किसी की लाइफ का एस्टिमेशन लगा सकते हैं? नहीं।
तो इसलिए इंडेमनिटी लाइफ के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। इसके अंदर बेसिकली क्या है, जितने का लॉस हुआ है उतना आपको कंपनसेट करेगी कंपनी, ठीक है ना। अगला प्रॉक्सिमेट कॉज, अगला कौन सा हमारा, प्रॉक्सिमेट कॉज या फिर नियरेस्ट। तो इसमें क्या होता है, समटाइम्स हमने इंश्योरेंस करवाया, पॉलिसी के अंदर सारी बातें लिखी हुई थी, लेकिन हमारे साथ ऐसी हैपनिंग हुई जो उस पॉलिसी में नहीं लिखी हुई। तो अब क्या करें भाई, तो अब क्या करें, तो फिर जो भी हमारे साथ हैपनिंग हुई होती है उसका नियरेस्ट, तो वहां पर अप्लाई होता है प्रॉक्सिमेट कॉज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। अगला है सबगेशन, अगला क्या है, सबोगेशन। तो अब सबोगेशन मतलब क्या है कि मैंने भाई 10 लाख का इंश्योरेंस करवाया था, मेरे को 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ जो कि कंपनी मेरे को दे चुकी है। सपोज दैट मेरी आग लग गई माल के अंदर, ठीक है, वो सब जल के खाक हो गया, ठीक है। जैसी कंपनी 4 लाख रुपए मेरे को दे देगी तो उस जले हुए माल के ऊपर सारा का सारा राइट और अधिकार किसका हो गया, अब कंपनी का। तो मतलब जब जितना भी एक्चुअल लॉस हुआ होता है उसको कंपनसेट कर देती है, तो उसके बाद जितने भी राइट्स होते हैं किसके हो जाते हैं, कंपनी के हो जाते हैं, मतलब इंश्योरेंस कंपनी के। अगला है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में कई सारे लोग तेज चलते हैं, ठीक है ना। तो मैंने इंश्योरेंस करवा लिया ए से, बी से, सी से, 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का और 3 लाख रुपए का, ठीक है ना। और जो मेरी चीज है वो कितने की है, सपोज दैट मेरी 5 लाख रुपए की चीज है, ठीक है। अब मेरे को क्या होगा, 5 लाख रुपए की चीज क्या हो गई, चोरी हो गई। अब मैं तीनों कंपनी के पास गया, मैं कहा भाई ला दे, 1 लाख रुपए तू दे, 2 तू दे। अब इसके बदले मेरे पास कितने आ जाएंगे, 6 लाख रुपीज। तो भाई ये तो मेरा बिजनेस हो गया, मैं तो ऐसे कमा लूंगा। तो कंपनी क्या कहती है, अच्छा जी तुम तेज चल रहे हो, तो फिर कंपनी क्या करती है, इसको लॉस कितने का हुआ, 5 लाख रुपए का, तो इसको मिलेंगे तो 5 लाख रुपए, लेकिन किस प्रपोर्शन में, 1:2:3 के प्रपोर्शन में मिलेंगे, क्या, 5 लाख रुपए। कॉन्ट्रीब्यूशन ये कहता है। द लास्ट वन इज मिटिगेशन। इन केस कि आपके सामने वो लॉस हो रहा हो तो आप ये नहीं खड़े होके अरे वाह आग लग गई मेरी फैक्ट्री में, कोई बात नहीं मैंने तो इंश्योरेंस करवा रखा है। तो आपको हाथ रख के नहीं बैठना है, आपको पूरे मैक्सिमम एफर्ट लगाने हैं उस लॉस को जितना मिनिमम कर सकें। तो ये है हमारे 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, जिनको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, टाइप है, और ये इतनी बात है। क्लियर है। अब मैं हल्की सी और बात बताता हूं, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग की, देन हम आगे मूव करेंगे। तो ये रही हमारी अगली सर्विसेज जिनका नाम है कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग, जो एक बिजनेस के अंदर यूज होती है। इनके टाइप्स वगैरह सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं कुछ मिनटों के अंदर। तो कह रहा है कम्युनिकेशन, आपको पता ही है, इट इज एन इंपॉर्टेंट सर्विस दैट हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग लिंक बिटवीन बिजनेसमैन, ऑर्गेनाइजेशन, सप्लायर, कस्टमर्स एटसेट्रा। जितने भी लोग जुड़े हैं उनसे आपस में अगर बात करनी है या कोई भी कार्य करना है तो कम्युनिकेशन होना जरूरी है। तो कम्युनिकेशन करने के क्या क्या मोड्स हैं आज की डेट में, तो एक होता है टेलीकॉम सर्विसेज और एक दूसरा होता है पोस्टल सर्विसेज, ठीक है। तो टेलीकॉम में क्या क्या है, सेलुलर मोबाइल सर्विसेज, ठीक है ना। दूसरा रेडियो पेजिंग, ये अब तो यूज नहीं होता, पहले कभी हुआ होता था। फिक्स्ड लाइन, लैंडलाइन जिनको सुना होगा। केबल सर्विसेज, केबल के बारे में भी जानते होंगे। VSAT सर्विसेज, वेरी स्मॉल अपर्चर सर्विसेज। और लास्ट है DTH सर्विसेज, डायरेक्ट टू होम। तो ये सारी सर्विसेज जिनसे कम्युनिकेट करा जा रहा है, तो हमारे घर में न्यूज चैनल आ रहा है तो ये क्या है, DTH है या फिर केबल सर्विसेज के द्वारा आ रहा है ना। तो ये सारी सर्विसेज है कम्युनिकेशन की, टेलीकॉम। अब दूसरी बात आती है पोस्टल, ठीक है। तो पहली है उसके अंदर क्या, फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है ना। दूसरी है हमारी मेल सर्विसेज, मेल में UPC, अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट, रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर पार्सल, ठीक है। उसके बाद होता है कुरियर सर्विसेज, कुरियर है ना। उसके बाद है अलाइड, अलाइड मतलब उन सबका मिला जुला जुड़ा हुआ, ठीक है ना, जिसमें ग्रीटिंग पोस्ट, मीडिया पोस्ट, डायरेक्ट पोस्ट, स्पीड पोस्ट, ई बिल पोस्ट, ये सारी बातें आती हैं, ठीक है। इनको बस हल्का हल्का बस देखना है इसलिए। तो अब ये क्या हो गया, हमारा कम्युनिकेशन भी खत्म। अब अगली बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। एक बिजनेस है तो भैया ट्रांसपोर्टेशन की भी जरूरत होगी गुड्स को। तो कह रहा है फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या क्या है आज की डेट में, लैंड के द्वारा लैंड ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, एयर ट्रांसपोर्ट होता है और पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट भी होता है। गैसेस वगैरह आती है ना, पानी वगैरह भी आता है हमारे, तो ट्रांसपोर्ट ही तो है। तो लैंड, लैंड में भी दो है, एक रेल के द्वारा या फिर रोड के द्वारा। रोड पर क्या चलेंगी, गाड़ियां, ट्रक, ठीक है ना। अब रेल, रेल में भी दो बातें हैं, गुड्स ट्रेन होती है और एक पैसेंजर ट्रेन होती है, मतलब मालगाड़ी और एक सवारी गाड़ी, ठीक है। अब वाटर, वाटर में भी दो बातें हैं, एक इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, दूसरा सी रूट।
इनलैंड का मतलब है बेसिकली रिवर्स कैनाल्स के द्वारा। सी रूट मतलब समुद्री, समुद्री में भी एक कोस्टल और एक इंटरनेशनल, देश और विदेश, ठीक है। एयर और पाइपलाइन आपको मालूम ही है। अब अगली बात क्या है हमारी, वेयर हाउसिंग। वेयर हाउस का काम क्या है, इट रेफर्स टू द स्पेशली बिल्ड बिल्डिंग, एक निश्चित काम के लिए बिल्ड बनाई गई है, वेयर द रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, कच्चा माल और तैयार माल आर केप्ट सेफली टिल देयर ओनर डज नॉट नीड देम, उसको तब तक रखा जाता है तब तक उसका यूज नहीं है। आपने देखा भी होगा कई मतलब बेमौसम चीजें भी हमें मिल जाती है, मतलब उसका सीजन नहीं है, नॉन सीजनल आइटम्स भी हमको मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो उसको कहां पर रखा जाता है, वेयर हाउस में ही रखा जाता है। तो ये हमारी सर्विसेज भी खत्म हो गई, हमने पब्लिक प्राइवेट जॉइंट भी पढ़ लिया, ठीक है, इंडस्ट्री कॉमर्स की भी बात कर ली, ठीक है ना। अब हम चलते हैं थोड़ा किसकी तरफ, किसकी तरफ, अब हम चलते हैं थोड़ा इंटरनेट बिजनेस की तरफ, मतलब ई बिजनेस की तरफ। आइए, ये रही कुछ और बातें, जैसे जैसे हमारा जो ट्रेडिशनल बिजनेस जो अब ई बिजनेस हो गया तो उससे रिलेटेड मतलब इमर्ज हो गया, उससे रिलेटेड कुछ ये बातें। तो सबसे पहले व्हाट इज ई बिजनेस। ई बिजनेस इज बेसिकली इज द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग बिजनेस एक्टिविटी इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू इंटरनेट, इंटरनेट के द्वारा बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करना। देन व्हाट इज ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का बेसिकली मतलब है फर्म का इंटरेक्शन विद इट्स कस्टमर एंड सप्लायर्स ओवर इंटरनेट, ठीक है भाई। उसके बाद व्हाट इज ई ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का मतलब पता ही आपको खरीदना बेचना, तो कह रहा है ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इट्स कॉल्ड ई ट्रेडिंग। देन व्हाट इज डिजिटल कैश, तो कह रहा है इट रेफर्स टू इलेक्ट्रॉनिक कैश इंस्टेड ऑफ एक्चुअल मनी, ठीक है ना, एक्चुअल मनी के बजाय इलेक्ट्रॉनिक कैश, जस्ट लाइक अ पेटीएम भी कह सकते हैं, which exist only in cyberspace, also known as cyber currency, जिसको साइबर करेंसी के नाम से भी जाना जाता है। देन उसके बाद आता है स्वेट शॉपिंग, तो इसका बेसिकली मतलब क्या, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने की बात होती है यहाँ पर। कह रहा फर्म दैट आउटसोर्स, आउटसोर्स का मतलब क्या है, ठीक है ना। आउटसोर्स का मतलब है कि जैसे जैसे हमारे बिजनेस का लेवल बढ़ता जाता है तो अब एक बंदा हर एक फील्ड में तो स्पेशलाइज होगा नहीं, तो हम हमारा जो एक्चुअल काम है, जो हमारी कोर एक्टिविटी है, जो हमारा मेन काम है, उस पर हम ध्यान देते हैं, और जो नॉन कोर एक्टिविटीज हैं उनको क्या करवा लेते हैं, हम आउटसोर्स करवा लेते हैं, जो कि उन लोगों के लिए क्या हो सकती हैं, कोर हो सकती हैं। तो अगर आउटसोर्स मतलब बाहरीकरण, सीक टू रिड्यूस देयर कॉस्ट एंड गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द लो कॉस्ट मैन पावर, तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम बाहर से आउटसोर्स कर लेते हैं, जिससे हमारी कॉस्ट भी कम आती है और काम भी क्या होता है, बेहतर होता है, ठीक है ना। तो अब भाई जहां पर इंटरनेट की बात आती है तो वहां पर वायरस एग्जिस्ट करता है, तो वायरस स्टैंड्स फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज अंडर सीज, इसका फुल फॉर्म होता है, इसके बारे में ये है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्कोप ऑफ ई बिजनेस, क्या क्या है स्कोप। सबसे पहले बिजनेस टू बिजनेस, मतलब इसमें दोनों ही पार्टी क्या है, बिजनेसमैन है, जस्ट लाइक का प्रोड्यूसर हो सकता है, मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर। अब दोनों अपने कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं, नहीं, दोनों किसके लिए कर रहे हैं, बेचने के लिए, तो इसको क्या बोला जाएगा, बी टू बी। देन बिजनेस टू कस्टमर, एक बिजनेस अपने कस्टमर को, मतलब जस्ट लाइक अ होलसेलर के बाद रिटेलर, रिटेलर टू कस्टमर, तो उसको क्या बोलेंगे, बी टू सी। उसके बाद है इंट्रा बी, इंट्रा बी क्या होता है, एक ही बिजनेस के दो डिपार्टमेंट जब आपस में इंटरैक्शन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा बी। इंट्रा का मतलब होता है सेम और इंटर का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है ना। देन सी टू सी, कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स, सी टू सी में क्या है कि जो बेचने वाली पार्टी है वो भी एक कभी कस्टमर रही होगी, और जो खरीदने वाली पार्टी है वो भी क्या है, एक कस्टमर है, जैसे कि OLX पे माल मिलता है हमारा। तो ये सारे स्कोप्स हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद बात आ रही है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। मैंने आउटसोर्सिंग का मतलब बताया कि बाहर से काम करवा लेना किसी अदर पार्टी से, ठीक है। तो बीपीओ का बेसिकली क्या है, जो आपने प्लेटफॉर्म दिया है उनको जैसा बताया उसके अकॉर्डिंगली बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स करेंगे, मतलब जो आपके लिए काम बहुत ज्यादा टीडियस हो गया, मुश्किल हो गया है, उसके लिए आपने आउटसोर्स कर लिया, बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बिजनेस को। उसी का एक अपर मतलब उससे हाई थोड़ा होता है, जिसको कहते हैं नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। वहां पर जो काम करने वाले होते हैं वो अपने अकॉर्डिंगली सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, क्योंकि दे गाइस आर द वेरी नॉलेजेबल एज कंपेयर टू बीपीओस।
इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? आई होप क्लियर होगी। तो अब हम मूव करते हैं थोड़ा और आगे की और अब हम बात करते हैं किसकी? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, फंड की बात करते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं किन किन बातों को हम डिस्कस करेंगे। ये रही कुछ बातें किससे रिलेटेड? फाइनेंस से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड एक कंपनी को चलाने के लिए। तो भाई एक बिजनेस है, अगर उसको स्टार्ट करना है तो उसके अंदर क्या लगानी पड़ेगी? कैपिटल। तो कैपिटल क्या होती है? पूंजी। उसको और भी नाम बोल सकते हैं, ओनर्स फंड। ठीक है ना, कैपिटल का क्या नाम है? कैपिटल ओनर्स फंड भी बोलते हैं उसको। ठीक है, या फिर ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो अब जो कैपिटल होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है हमारी फिक्स्ड कैपिटल और दूसरी हमारी होती है वर्किंग कैपिटल। जो फिक्स कैपिटल होती है परमानेंट नीड होती है, मतलब ये किस चीज के लिए चाहिए होती है? परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन प्रकार की चीजों को। और जो वर्किंग कैपिटल होती है ये डे टू डे रूटीन को चलाने के लिए, मतलब बेसिकली जो फिक्स कैपिटल है उसके बाद रॉ मटेरियल भी तो चाहिए होगा मशीनरी के अंदर, तो उसके लिए क्या चाहिए होती है? मैं वर्किंग कैपिटल, डे टू डे। ठीक है, अब भाई फंड है, फंड मतलब पैसा, कैपिटल। ठीक है ना, अब ये दो प्रकार का हो सकता है, एक हो सकता है हमारा ओनर्स फंड और एक हो सकता है बोरो फंड। ओनर्स मतलब ओनर का खुद का, बोरो मतलब जो उधार लिया हुआ है जिस पर रिटर्न्स देने होंगे टाइम टू टाइम विद प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो आज की डेट में जो मेजर जो मतलब पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? सोर्सेज ऑफ रेजिंग फाइनेंस। ठीक है, तो व्हाट इज, सबसे पहले रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग के और भी नाम होते हैं, सेल्फ फाइनेंसिंग, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, रिजर्व एंड सरप्लस। रिटेन्ड अर्निंग होता क्या है? एक कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, उसमें से भाई पहले टैक्स दे देगी, इंटरेस्ट दे देगी, डिविडेंड दे देगी, उसके बाद जो पैसा बच जाता है वो क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग। क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है भाई, अब उसके बाद क्या है? पब्लिक डिपॉजिट। दूसरा क्या है? पब्लिक डिपॉजिट, मतलब पब्लिक से भी पैसा ले सकती है कंपनी। ठीक है ना, उधार के तौर पर। तो लेकिन ये पब्लिक जो डिपॉजिट होता है ये सिर्फ 25% ऑफ पेड अप कैपिटल, ऑफ पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल पता है ना कि जो कंपनी की पेड अप कैपिटल है सिर्फ उसका 25%। अगर मेरी 10 लाख रुपए पेड अप कैपिटल है तो पब्लिक डिपॉजिट के तौर पर मैं सिर्फ 2.5 लाख रुपए ले सकता हूं। उसके बाद एक और है कमर्शियल पेपर, ये भी जारी करके, ठीक है ना, कंपनी पैसा इकट्ठा कर सकती है अपने पास, लेकिन ये हर कोई कंपनी नहीं कर सकती। सिर्फ कौन सी कर सकती है? जिसकी लार्ज या फिर गुड क्रेडिट रेटिंग हो, क्रेडिट रेटिंग हो, जिसकी अच्छी साख हो। क्रेडिट वर्दी कंपनीज ही कमर्शियल पेपर के तौर पर पैसा रेस कर सकती हैं। ठीक है ना, उसके बाद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शेयर्स। मैंने आपको बताया था जॉइंट स्टॉक कंपनी में पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। क्या प्राइवेट कंपनी इशू कर सकती है शेयर्स? नो। पब्लिक कंपनी कर सकती है? यस। दो प्रकार के शेयर इशू कर सकती है, इक्विटी शेयर्स और एक प्रेफरेंस शेयर्स। जो इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं वो कौन बनते हैं? कंपनी के ओनर। जो प्रेफरेंस शेयर्स खरीदते हैं वो कंपनी के कौन बनते हैं? क्रेडिटर्स। कौन बनते हैं? क्रेडिटर। ठीक है, तो पहले शेयर्स की बात, तो जो इक्विटी शेयर्स है, ओनर्स है, प्रेफरेंस है, तो भाई इनको प्रॉफिट भी तो ज्यादा मिलता होगा, लेकिन क्या सबसे लास्ट में। तो इसी के लिए दो बातें मैंने देखो डिफरेंस। सबसे पहले जो शेयर्स होते हैं, ये शेयर्स, इनके ऊपर क्या मिलता है? डिविडेंड। क्या दिया जाता है? डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड। ठीक है ना, रिटर्न्स। ठीक है, तो इक्विटी पे कब मिलती है? आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड इज पेड। प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर का डिविडेंड दे देते हैं, उसके बाद इक्विटी पर दिया जाता है। इसमें प्रायोरिटी ओवर इक्विटी से पहले। वोटिंग राइट किसके पास होता है? इक्विटी के पास होता है, प्रेफरेंस के पास नहीं होता। रिस्क किसमें है? मोर रिस्क। किसमें क्या है? लेस रिस्क। ठीक है ना, रेट ऑफ रिटर्न इसमें फ्लक्चुएट होती रहती है प्रॉफिट के साथ, इसमें फिक्स नहीं होता कभी भी। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में हमेशा देखा होगा आपने, एक परसेंटेज लगी होती है प्रेफरेंस शेयर्स के आगे, इसमें फिक्स रेट से। कंट्रोल, इनके पास कंट्रोल होता मैनेजमेंट का, इनके पास कंट्रोल नहीं होता मैनेजमेंट के ऊपर। इतनी बात समझ में आ रही है? शेयर्स क्या होता है? शेयर्स के रिटर्न में क्या मिलते हैं? डिविडेंड। पहले इन दोनों में डिफरेंस भी क्लियर हो गया, ये ओनर से, ये क्रेडिटर्स। ठीक है, उसके बाद बात आती है डिबेंचर्स की। कंपनी डिबेंचर भी इश्यू कर सकती है। तो डिबेंचर कैसा सोर्स है? ये भी कैसा? बोरो है। बोरो मतलब, तो ये भी कौन है? कंपनी के क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन है? जिनको कंपनी को पैसा वापस करना है। क्रेडिटर कौन है? जिन्हें कंपनी को पैसा वापस करना है। एक होते हैं डेटर, जिनसे कंपनी को पैसा लेना है। तो डिबेंचर जो होते हैं इनके ऊपर क्या दिया जाता है? इनके ऊपर दिया जाता है क्या? इंटरेस्ट। कब कब? एवरी 6 मंथ्स और ईयर के अंदर।
इस पे जो रेट होता है इंटरेस्ट का वो भी क्या होता है, फिक्स्ड। इसलिए डिवेंचर के आगे भी हमेशा एक फिक्स परसेंटेज लगा होता है। ये कुछ सोर्सेस की बात करी बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड। अब हम लास्ट मूव करेंगे किसकी तरफ, इंटरनेशनल ट्रेड, जिसके अंदर हम बात करेंगे किसकी, उसके प्रोसेस की और उसके अंदर यूज होने वाली इंपॉर्टेंट टर्म्स की। ठीक है, एक्सपोर्ट की भी बात करेंगे, इंपोर्ट की भी बात करेंगे, लेकिन वो इस वीडियो के अंदर नहीं, आपको मिलेगा वो पार्ट नंबर 3 के अंदर। ओके गाइस, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। टिल देन